Hello students, in this audio video I am explaining you the collection of data. Already explained, but here once again I am explaining it to you, to all of you. Let us go through the key terms in this topic according to class 11 CBSE economics syllabus. First of all, we have variables. What are variables? अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों ने जो एग्ज़ाम देने के बाद जो नंबर पाया, मान लीजिए पेपर चेकिंग हुई और सब्जेक्ट में मार्क्स मिला, तो हर एक बच्चे ने जो नंबर पाया वो वेरिएबल्स कहलाता है। उसी तरह से मान लीजिए वो जो बच्चे थे उनका एज कलेक्शन किया जाए कि जो 50 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उनका एज क्या है, वो भी एक वेरिएबल हो गया। उनका वेट कितना कितना था 50 बच्चों का, वो भी एक वेरिएबल्स हो गया। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स किसी भी चीज़ के बारे में हम कलेक्ट करते हैं वो सब के सब इंडिविजुअली वेरिएबल कहलाते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि वो जो वेरिएबल्स है उसको देखो, नंबर्स तो हर जगह पड़े हुए हैं, बट मेरा किसी विशेष चीज़ पे ध्यान, जैसे मैं अभी बोला ना कि 50 बच्चों के बारे में हम लोगों ने उससे रिलेटेड क्या क्या डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे इकट्ठा किए कि उन्होंने 50 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो they got some marks, so that mark is variable, but if that is the topic of our study then that is the observation. अगर नहीं, हमारा 50 बच्चों का हम लोगों ने उनका जो वेट है वो स्टडी का टॉपिक है, तो दैट बिकम्स द ऑब्जर्वेशन। या फिर मान लीजिए उस 50 बच्चों को घर से पॉकेट खर्चा क्या मिल रहा है ये हम स्टडी कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स द ऑब्जर्वेशन। यानी जिस टॉपिक को लेकर के हम लोग स्टडी करते हैं वेरिएबल्स का, वो ऑब्जर्वेशन हो गया। डेटा ऑब्जर्वेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स। हाँ, अब देखिए वो जो सेट ऑफ वेरिएबल्स है, सेट ऑफ वेरिएबल्स जिसको हम कलेक्ट करके लाए हैं स्टडी करने के लिए। जैसे कि मैं बताया कि 50 बच्चों का जो सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स क्या क्या मिला सबका, तो सारे मार्क्स कलेक्ट किए 50 बच्चों का, एक साथ रख दिए अगल बगल सजा करके, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएं या और किसी तरह से सजाएं, बट वो जो एक साथ सारे डेटा को प्रेजेंट किया हम लोगों ने वो डेटा कहला दिया। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस, ये क्या होता है? इट मीन्स सर्च फॉर इंफॉर्मेशन कंडक्टेड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। मतलब ये जो हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ला रहे, इकट्ठा कर रहे, उसके लिए पहले सर्चिंग करना पड़ता है ना। तो वो जो जांच पड़ताल करके जो डेटा कलेक्शन करेंगे, तो द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी थ्रू विच वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें हम ये बात ध्यान रखते हैं कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो सारे प्रोसेस को स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। वो कहीं से भी उठा के नहीं लेते हैं, देयर मस्ट बी अ प्रोसेस, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस। तो ये जो काम करते हैं, जो डेटा कलेक्शन के लिए जगह जगह लोगों से जा कर के पूछते हैं या पेपर चेक करके नंबर इकट्ठा करते हैं, जिस किसी प्रोसेस से वो लोगों के बारे में डिफरेंट पार्टिकुलर्स वेरिएबल्स डेटा कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्व करने के बाद, तो वो सारे लोग जो इस काम में इन्वॉल्व है इन कलेक्टिंग डेटा थ्रू इन्वेस्टिगेशन आर कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर्स। उनको इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं। एंड हु आर इन्यूमरेटर्स? अ पर्सन हु हेल्प्स इन्वेस्टिगेटर इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब वो व्यक्ति जिनसे पूछा जाता है कि भाई बताओ आपका मंथली पॉकेट एक्सपेंडिचर्स कितना है, आपके घर में कितने लोग हैं, कौन गवर्नमेंट जॉब में है, कौन प्राइवेट। जैसे भी हमारे सेंसस होता है, तो सेंसस में घर घर लोग आते पूछते हैं ना, तो हम लोग से पूछते, तो हम लोग हो गए रिस्पोंडेंट्स। हम लोग जो हम लोग से पूछने आए हैं, सॉरी हम लोग हाँ, हम लोग से पूछने आए, हम लोग हो गए रिस्पोंडेंट्स। और जो पर्सन्स हम लोगों से पूछने के लिए आया वो हो गए इन्वेस्टिगेटर्स।
सेंसस मेथड हो या सैम्पलिंग मेथड हो, इन्यूमरेटर्स अ पर्सन हु हेल्प्स इन्वेस्टिगेटर इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कैसे कलेक्शन करेंगे, किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या चीज़ कलेक्शन करना, जिस तरह के लिए हम जिस मकसद से हम जा रहे हैं उसमें किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, ये सब जो इन्वेस्टिगेटर्स को समझाते हैं, एक तरह से उनको गाइडलाइन करते हैं, दे आर कॉल्ड इन्यूमरेटर्स। फिर आगे है पॉपुलेशन और द यूनिवर्स, इट मीन्स टोटलिटी ऑफ द आइटम्स अंडर स्टडी। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में पूरी दुनिया में जो सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, सभी तरह के न्यूमेरिकल फैक्ट्स अवेलेबल है दुनिया में, तो उन सभी को पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का हर चीज़ उसमें अवेलेबल है। आपको जिस तरह का स्टडी करना है, फिर उस टॉपिक को आप उससे रिलेटेड चीज़ें इकट्ठा करते हैं। सेंसस मेथड में क्या होता है, पॉपुलेशन और द यूनिवर्स हर लोग के पास जाते हैं, सभी के पास जाते हैं। इसीलिए सैम्पलिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इन्फॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड। मतलब जो पॉपुलेशन और यूनिवर्स है जिसमें हम हर एक के पास जाते हैं, नहीं, हम उसमें से कुछ लोगों के पास कुछ एक को सैंपल लेकर के, जैसे आप देखोगे हमारे इलेक्शन के टाइम में जो क्या होता है, जो उसको क्या कहते हैं, एग्जिट पोल बनाया जाता है ना, तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे वोटर्स के पास नहीं चल जाते। अगर सारे वोटर्स के पास चले गए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो तब तो फिर वो पॉपुलेशन और यूनिवर्स हो गया। नहीं, अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ एक लोगों के पास 5,000 10,000 लोगों के पास, जहाँ पे 5 लाख 10 लाख वोटर है, वहाँ पे हम 5,000 10,000 लोगों के पास जाकर के उसके आधार पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल। गुड सैम्पल, it is smaller than the population and is capable of providing accurate information about the population at lower cost and lesser time। हाँ, मतलब अगर वो जो सैम्पलिंग का काम अच्छा से किए हैं, कुछ एक लोगों के पास जाकर के पूछ के लाए हैं, और उस छोटे से लोगों से पूछ करके या कलेक्टर के जो डेटा लाए हैं उससे जो हम लोग रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे, मीनिंग निकालेंगे, वो बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगा, देगा, बहुत कम खर्चा में, बहुत कम समय में, क्योंकि पॉपुलेशन या यूनिवर्स मेथड जो होता है उसमें हमारा काफ़ी डिटेल सभी के पास जाता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। सोर्सेस ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। व्हेन द इन्यूमरेटर कलेक्ट्स द डेटा बाय conducting an inquiry or an investigation, they are based on first-hand information. For example, you will have to inquire from a large number of school students by asking questions from them to collect the desired information। मतलब प्राइमरी डेटा होता है कि जब हम ओरिजिनली जहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहा उनसे जा कर के डेटा कलेक्शन करते हैं। जैसे मेरे को किसी गांव में पता करना है कि कितने सारे वोटर्स हैं जो 18 साल से, कितने सारे लोग हैं जो 18 साल से बड़े हैं, और कितने सारे लोग हैं जो 60 ईयर से बड़े हैं, तो एक एक करके मैं गांव में हर परिवार पे विजिट करते गया और उनका एज लिखते गया। इससे मेरे को पता चल गया कि कौन 18 ईयर्स बिलो है, यानी जो अभी तक अडल्ट नहीं हुए हैं, कौन अभी तक वर्कर क्लास में है जो 18 से 60 के बीच में होंगे, और जो वर्कर क्लास नहीं है, सीनियर सिटीजन है, 60 प्लस है। ये 3 तरह के डेटा अगर मैं कलेक्शन करूँगा, तो अगर किसी गाँव के घर घर चला गया, हर परिवार में जा कर के पूछ के लाया, तो दैट बिकम्स द प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, when the data have been collected and processed by some other agency, it is based on second hand information. For example, information obtained from published sources such as government reports, newspaper, etc. अब सपोज करो हर बच्चे का रिजल्ट अलग से निकला, और हर बच्चे के रिजल्ट के हिसाब से स्कूल का एवरेज रिजल्ट निकाला जाता है, तो हर बच्चे का जो रिजल्ट आया वो हो गया प्राइमरी डेटा। लेकिन हर बच्चे को रिजल्ट को मिला करके फिर जो रिजल्ट निकाला गया, एवरेज रिजल्ट स्कूल का, कि अगर स्कूल से 80 बच्चों ने इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो उसमें कितने बच्चे पास आउट किए, या सभी बच्चों के द्वारा जो परसेंटेज मार्क्स लाया गया उसमें एवरेज परसेंटेज स्कूल का कितना निकला। तो ये डेटा अगर हम, तो उसके लिए हमको क्या होता है, डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, उनका जो रिकॉर्ड स्कूल के पास है उसी में से हम लेकर के बना सकते हैं। तो बहुत सारे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट एनजीओ, बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, डेटा उनके पास सबको मिलेगा। वहाँ से अगर हम लोग कोई डेटा कलेक्शन कर लेते हैं, जैसे किसी कंस्टिट्यूएंसी में कितने सारे वोटर्स हैं, ये हम लोग को इलेक्शन डिपार्टमेंट से
मिल सकता है। इसके लिए डायरेक्टली गांव या शहर में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो गवर्नमेंट ऑफिस से हम लोगों को डेटा मिल गया, दैट बिकम्स द सेकेंडरी डेटा। मोड ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन कैसे कैसे करते हैं। पर्सनल इंटरव्यूज़, मतलब इसमें डायरेक्टली हम हर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है जिनसे हमको मिलेगा, रिस्पोंडेंट्स, उनके पास हम जाते हैं, उनसे एक एक करके पूछते हैं सारा चीज़, एक एक करके डिफरेंट बॉक्स हमारा क्वेश्चनर टाइप का बना होता है, उसमें हम एक चीज़ लिखते जाते हैं। तो ये एक पर्सनल इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू भी दो तरह के होते हैं पर्सनल इंटरव्यू। एक लिख रहा है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और एक लिख रहा है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। मतलब कि डायरेक्ट में क्या होता है, हम पर्सन के पास डायरेक्टली चले गए, और इनडायरेक्टली मतलब होता है कि हम हर एक को मेल कर दिए या हर एक को व्हाट्सएप के थ्रू सभी के समय में या और भी कोई इंटरनेट के मीन्स के थ्रू से इनडायरेक्टली उनसे डेटा हम कलेक्ट करके ले आए, तो दैट बिकम्स इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। हम पर्सनली वहाँ नहीं विजिट कर रहे हैं, बट हम किसी न किसी मीन्स उनसे डेटा कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो ये जो पर्सनल इंटरव्यू मेथड है उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। लिख रहा है कि पर्सनल इंटरव्यू हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, बहुत सही बात है, क्योंकि हम पर्सनली किसी पर्सन, किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा करके डेटा कलेक्ट किए हैं, तो उसमें ओरिजिनल चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होगा। जैसे अगर आप वाल्मीकि रामायण को खुद थॉरली पढ़े हैं, तो आपके पास जो नॉलेज होगा वो हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी रहेगी। लेकिन मामला क्या है, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही टाइम समय ज़्यादा लगेगा और महंगा होगा। इन्फॉर्मेशन इज़ रिलायबल, हाँ, और आप अगर खुद वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके अगर किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होगा, रिलायबल होगा। ये तो इसकी अच्छी बात हो गई कि अगर हम खुद डेटा कलेक्ट करके लाएं, बट कैन नॉट बी यूज्ड वेयर एरिया ऑफ स्टडी इज़ लार्ज। हाँ, अब हम हर देश के में कितने लोग ग्रेजुएट हैं, हम अगर हर परिवार में विजिट करके पता करना चाहे तो ये बड़ा ही बहुत ही मुश्किल काम है। ईजी टू एडमिनिस्टर, हाँ, और अगर हम डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू करके हर चीज़ों को कलेक्ट करके लाते तो चूँकि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होता है, ऑथेंटिक होता है, रिलायबल होता है, इसलिए उससे फिर प्रशासन का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम आसान होता है। जैसे इंडिया में देखो सेंसस मेथड है ना, हर परिवार के पास जाकर के सेंसस होता है कि किस परिवार में कितने लोग हैं, कौन कितने किसकी उम्र कितनी है, घर में क्या क्या है, पुरुष है कि महिला है, कौन क्या काम कर रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में आता है। तो सरकार को फिर इकोनॉमिक प्लानिंग करने में बड़ा हेल्प मिलता है। हाईली प्रोन टू पर्सनल बायसनेस, हाँ, लेकिन व्यक्ति क्या होता है पर्सनल इंटरव्यू में लोग बना करके इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और पर्सन टू पर्सन वो डिफ़र करता है, फेक इन्फॉर्मेशन भी रहता है। किसी पर्सन के प्रति अगर मेरा अटैचमेंट ज़्यादा रहा तो हम उसको अच्छा करके दिखाते हैं, और किसी के प्रति मेरा मन में खराब भावना रहा तो हम उसको जानबूझ के खराब कर देते, वो बोलता कुछ हम लिखते कुछ है। इलास्टिक मेथड एज नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द सेट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेड, मतलब पर्सनल इंटरव्यू में हम इलास्टिक मतलब वेरिएबिलिटी है, चेंजेस ला सकते हैं, बदल सकते हैं, और लेकिन ये तभी संभव है जब आपका जो इन्वेस्टिगेटर है वो काफ़ी स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, तभी वो ऐसा काम कर सकता है। तो डेटा कलेक्शंस कैसे कैसे कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू से कर सकते हैं जो कि इनडायरेक्ट मेथड है। इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, देख लीजिए। स्वाभाविक बात है, खर्चा तो कम होगा, घर घर नहीं जाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च बच गया, टेलीफोनिक खर्चा बढ़ गया, लेकिन आमने सामने नहीं हो पाते हैं। मोड ऑफ डेटा कलेक्शन, मेलिंग क्वेश्चनर, हाँ, आप आजकल आप देखते होंगे कि ईमेल के थ्रू से आपके पास आ जाता है। जैसे अभी आप देखते होंगे फेसबुक सब पर भी देते होंगे, ध्रुवा रिसर्च बोल के कुछ है, वो आता है कि जैसे भी बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, बिहार में हो गया, तो बिहार में इलेक्शन से पहले पूछते थे कि आपका उम्र, आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है, इस बार का इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे, किसका काम अच्छा है ख़राब है, ये सब सारा पूछे, बहुत सारा बॉक्स बना दिया, उसमें आप भरते गए एंड फाइनली फिर आपने उसको सबमिट कर दिया।
तो ये जो डेटा इस तरह से क्वेश्चनायर में मेलिंग कर दिया और फिर उसमें ऐसा फैसिलिटी दिया कि लोग फिलअप करके उसको सबमिट कर सके, इससे इंटरनेट के माध्यम से एक असेसमेंट हो गया कि प्रोबेबली किस पार्टी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। मे बी वो रॉन्ग भी हो सकता है, बट एक प्रोसेस हो गया। ऐसा भी बंगाल के लिए हो रहा है, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन 2021 में होने वाला है। मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू और मेल सर्वे, ये सब का यहाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज शॉर्ट में दिया हुआ, मैं उस डिटेल पे नहीं जाता हूँ। आई एम कमिंग हियर इन क्वेश्चनायर। व्हाट इज क्वेश्चनायर? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज क्वेश्चनायर। मतलब अगर हम पर्सनल इंटरव्यू के या इनडायरेक्टली करें, बहुत सारा चीज़ हमको उन लोगों से इकट्ठा करना होता है, पूछना होता है, तो वो सारा चीज़ हम उसमें पहले से एक सोच करके तैयार करके रख लेते हैं, उसका फॉर्मेट बना करके, और वही चीज़ वही इन्फॉर्मेशन रिस्पोंडेंट से पूछ करके इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग। द सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हाँ, साधारण क्वेश्चन से विशेष क्वेश्चन होते जाना चाहिए। द क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। क्वेश्चन आप क्या पूछना चाहते हो एकदम क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए और संबंधित होना चाहिए जिस चीज़ के लिए आप डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगुअस, वो भ्रम पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल निगेटिव्स। हाँ, नकारात्मकता का प्रयोग नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चन शुड नॉट बी अ लीडिंग क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चंस में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चन शुड बी फॉर आंसर। द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट ऑल्टरनेटिव्स टू द आंसर। और क्वेश्चंस में ऑल्टरनेटिव्स का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कोई एक ही आंसर आप दे सकते हैं बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से। क्लोज्ड एंडेड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, बोला कि ये जो क्वेश्चनायर होता है वो किस किस तरह के हो सकते हैं। क्लोज्ड एंडेड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस मतलब इट कुड बी अ two-way questions or multiple choice questions. When there are only two possible answers, it is called a two-way question. मतलब जब दो आंसर होता है यस और नो, ऐसे इस तरह इसको कहते हैं क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि यस और नो के अलावा और भी आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, वो खुला हुआ है आपके लिए, तब वो हो गया ओपन एंडेड। डिफरेंशिएट क्लोज एंडेड वर्सेस ओपन एंडेड, इसका ये डिफरेंस दिया हुआ है कि जिसमें ऑप्शन नहीं है, यस या नो में से दो ही एक ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स में से दो ही ऑप्शन है। और ओपन एंडेड में है कि आप यस और नो के बाद अपना एक प्रीव्यू भी डाल सकते हैं। सेकेंडरी डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? तो सेंसस ऑफ इंडिया, जिसका इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO एक्सेट्रा। तो ये जो चैप्टर है पहले पढ़ा दिया गया है, बट अगेन आई एम शेयरिंग इट कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसको आप थॉरली पढ़ो, बुक से पढ़ो, एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।